सो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू आवर वीडियो। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में डिस्कस करना है, 4 से 5 न्यूज़ के बारे में डिस्कस करना है। 2-3 मैच का रिव्यू प्रीव्यू करेंगे और एक बड़ा न्यूज़ जो आपको शायद पता चली गया है, दैट इज जर्गन क्लॉप विल लीव लिवरपूल आफ्टर दिस सीजन 2023 एंड 2024। इसके बारे में थोड़ा बहुत बातचीत करेंगे। तो बात यहाँ से शुरू करते हैं, दैट इज जर्गन क्लॉप। अब कहीं ना कहीं आप 2015 के बाद 8 साल से लिवरपूल का जो डोमिनेंस क्रिएट हुआ था, क्योंकि पिछले 10 साल में कहने कि हम जान पा रहे कि प्रीमियर लीग में एरा चल रहा है मैन सिटी का। अब मैन सिटी को टक्कर देने के लिए कोई भी टीम उतना तरीके से अपना 100% दे नहीं पाया। मैनचेस्टर यूनाइटेड 2-3 सीजन में थोड़ा बहुत ग्लिम्सेस वगैरह दिखाए। चेल्सी ने एक पीएल टाइटल उठाया था मिडिल में, और बीच में लेस्टर सिटी ने एक बार सबको शॉक करके पीएल जीता था। लेकिन कहने कहीं अगर मैथमेटिकली बोलूँ या फिर टेक्निकली बोलूँ, कोई भी ऐसा कोई टीम नहीं था जो सिटी को टक्कर दे पाए बिसाइड्स लिवरपूल, राइट। क्योंकि लिवरपूल एक ऐसा टीम था कि हर एक टाइम हर एक सीजन में मैन सिटी को मैथमेटिकली बोलो, फुटबॉल वाइज बोलो, टेक्निकली बोलो, आप चैलेंज करता। दैट इज लिवरपूल का वो जो चैलेंजिंग पीरियड था, जो कंपटीशन क्रिएट करने का पीरियड था, इसका तो सबसे मेन जो श्रेय जिसको जाता है, जिसको क्रेडिट सबसे ज्यादा जाता है, दैट इज जर्गन क्लॉप, राइट। डॉर्टमुंड से जब 2015 में साइन करके लेके आए थे लिवरपूल जर्गन क्लॉप को, तब लिवरपूल का कहने की प्रीमियर लीग में कोई भी स्टेबिलिटी नहीं था। आप यूरोप में तो बात ही छोड़ दो, यूरोप में कहने कि यूसीएल में नॉकआउट में क्वालिफाई नहीं होता। तब लिवरपूल का अगर लास्ट में अगर अच्छा कोई मेमोरी बताओ, दैट इज इस्तांबुल मिरेकल। इस्तांबुल मिरेकल के बाद एक बार एसी मिलान के साथ उनका यूसीएल फाइनल हुआ। उसके बाद लिवरपूल का कोई एग्जिस्टेंस उतना ज़्यादा नहीं था। प्रीमियर लीग में खेलते थे, एक ठीक ठाक टीम था वही, राइट। स्टीवन जेरार्ड बोलो या फिर आप बोलो कुछ इंडिविजुअल प्लेयर्स बोलो, स्टोरेज बोलो या फिर आप लुइस सुआरेज बोलो, यही। लेकिन इंडिविजुअल ब्रिलियंस से बाहर निकल के एक एज अ टीम क्रिएट करना, जिसको प्रीमियर लीग में सारे लोग डरे, या फिर यूरोपियन जो कंपटीशन होता है उसमें कहने की एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, वो लिवरपूल बनाया जर्गन क्लॉप ने। और जर्गन क्लॉप का अगर आप प्लेइंग स्टाइल बोलो, गेगन प्रेसिंग बोलो, या फिर जो हाई ब्रिटल फुटबॉल खिलाते थे जर्गन क्लॉप, वो दिखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता था हमारे जैसे न्यूट्रल फुटबॉल फैन। या फिर अगर लिवरपूल आप फैन हो तो आप तो जर्गन क्लॉप को मतलब सलाखों पे रखते ही हो। लेकिन अकॉर्डिंग टू मैं तो लिवरपूल का फैन नहीं हूँ। एज अ न्यूट्रल फैन भी उनका फुटबॉल देखने में बहुत काफी इंटरेस्टिंग लगता था, राइट। पॉजिटिव फुटबॉल, अटैक वाइज फुटबॉल, बहुत सारे गोल्स वगैरह, बहुत एक्साइटिंग हाई टाइम फुटबॉल खिलाते थे जर्गन क्लॉप। तो कहीं ना कहीं सारे लोगों को ये उम्मीद था कम से कम और भी 2-3 साल आराम से जर्गन क्लॉप कंटिन्यू करेंगे। लेकिन सडनली कल सुबह एक न्यूज़ ब्रेक होता है, एक इंटरव्यू ब्रेक होता है कि जर्गन क्लॉप बता रहे कि इस सीजन के एंड में जर्गन क्लॉप लिवरपूल छोड़ देंगे। और कहने कि इसमें लिवरपूल फैंस तो छोड़ ही दो, लिवरपूल फैंस तो सैड होंगे, उनका तो मतलब धरती हिल गया होगा, तो छोड़ ही दो। लेकिन एज ए न्यूट्रल फैन मैं भी कहने की 10 से 12 बार वो रिफ्रेश किया या फिर देखा मैंने यूट्यूब में, भाई ये ठीक ठाक न्यूज़ है ना, कोई फेक, क्योंकि इंटरनेट में बहुत सारा फेक न्यूज़ सर्कुलेट होते ही है। अब जानते हो 10 में से 8 न्यूज़ फेक ही होते हैं इंटरनेट में। तो मैंने सर्कुलेट किया, ऑफिशियल पेज में जाके देखा, 2-3 बार इंटरव्यू देखा, उसके बाद मेरा विश्वास हुआ हाँ जर्गन क्लॉप कहने की वो लिवरपूल छोड़ने वाले, राइट। एंड उन्होंने बताया कि कहने की एक एनर्जी उनके अंदर अभी कम हो रहा है, एक ही चीज़ बार बार करते हुए, कहने की वो अपने हेल्थ को या फिर अपने को अपने पर्सनल लाइफ को शायद टाइम देना चाहते हैं। लेकिन यही चीज़ है कि प्रीमियर लीग आफ्टर जर्गन क्लॉप के बारे में मैं एक अलग एक वीडियो बनाऊंगा। बट अभी ही इज द वन ऑफ द गोट मैनेजर दैट मॉडर्न फुटबॉल। मैं पेप गार्डियोला के बाद बोलो, अगर आप पुराने मैनेजर जितने सारे मैनेजर्स थे, आप एलेक्स फर्गुसन बोलो या फिर आर्सेन वेंगर बोलो, उसके बाद जो मैनेजर्स वगैरह आए, जोसे मोरिनो बताओ या फिर पेप गार्डियोला बताओ, उसके साथ जर्गन क्लॉप भी एक गोट मैनेजर, क्योंकि डॉर्टमुंड को बैक टू बैक उन्होंने 2 बार बुंडेसलीगा जीताया था। अब बायर्न म्यूनिख को बीट कर रहे हो, देखो 11 साल से बायर्न म्यूनिख को कोई बीट करने वाला पैदा नहीं हुआ। लेकिन जर्गन क्लॉप डॉर्टमुंड से बायर्न म्यूनिख को 2 बार बुंडेसलीगा में हराया था। और उसके बाद लिवरपूल के एक लिमिटेड बजट टीम से आप मैन सिटी को टक्कर देना बोलो, क्योंकि देखो मैन सिटी के अंदर जो पावर, जो मनी पावर उनके पास है, लिवरपूल के पास उतना मनी पावर नहीं है। क्योंकि जितना खर्चा पेप गार्डियोला पिछले 6-7 साल में करे, उसका आधा खर्चा भी लिवरपूल कहने के अफोर्ड नहीं कर पाया, राइट। तो कहने के एक लिमिटेड बजट से लिवरपूल कहने की सिटी को जो टक्कर दिया, उसका मेन रीजन बट ऑब्वियस जर्गन क्लॉप है। एंड आई थिंक एज अ राइवल फैन, एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड सपोर्टर, मैं तो क्वाइट खुश हूँ कि जर्गन क्लॉप को फेस करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखो जब एनफील्ड में हम लोग खेलने जाते थे, एनफील्ड में ये हमें डर नहीं लगता था कि लिवरपूल को हम फेस करेंगे, हमें ये डर लगता था कि जर्गन क्लॉप के लिवरपूल को हम फेस करेंगे। और उसको फेस करना काफ़ी मतलब वो साइड लाइन में जो एनर्जी प्रोवाइड करता था जर्गन क्लॉप, मुझे नहीं लगता कोई दूसरा मैनेजर कर पाता या कर पा रहा है इंग्लिश प्रीमियर लीग में। अब आर्टेटा को भी देखे हो, लेकिन वो एनर्जी कहने की जर्गन क्लॉप से ही आता है, राइट। तो देखो एज अ न्यूट्रल फैन
वी गोना मिस योर्गन क्लॉप इन प्रीमियर लीग। एक वर्ल्ड क्लास कोच को मिस करेंगे प्रीमियर लीग के हर एक फैन। अब देखना पड़ेगा योर्गन क्लॉप यहाँ से निकाल के कहाँ पे अपना जॉब कैरी करेंगे। वो तो बोल ही दिया इंटरव्यू में कि प्रीमियर लीग में वो दूसरे और क्लब में काम नहीं लेंगे, बट ऑब्वियस ही लव्स लिवरपूल। बट फुटबॉल इज अ बिजनेस, अभी फुटबॉल के बारे में कुछ गारंटी नहीं कर सकते। अगले सुबह कोई बोलता है कि ये मेरा चाइल्डहुड क्लब है, इसमें मैं अपना करियर खत्म करना चाहता हूँ, और उसी दिन शाम को दूसरे क्लब में साइन होता है। आप जानते हो फुटबॉल का बिजनेस का भी कोई भरोसा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी तो एक साल योर्गन क्लॉप कोई काम वगैरह नहीं लेंगे, एक साल का एक वेकेशन, एक साल का एक छुट्टी लेंगे, योर्गन क्लॉप लंबा छुट्टी लेंगे। उसके बाद शायद बार्सा, मे बी रियल मैड्रिड, मे बी प्रीमियर लीग, आई डोंट नो। मुझे लगता है कि योर्गन क्लॉप का अगर मैं फ्यूचर में बताऊं, मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत मैं बता देता हूं। योर्गन क्लॉप का स्टाइल का अगर मैं फ्यूचर बताऊं या उसके स्टाइल का क्लब बताऊं, दैट इज रियल मैड्रिड। क्योंकि बार्सिलोना, बहुत सारे लोग बोलेंगे बार्सिलोना भी अच्छा क्लब होगा, लेकिन बार्सिलोना की आइडियोलॉजी और बार्सिलोना का जो प्ले स्टाइल है वो योर्गन क्लॉप का प्लेइंग स्टाइल से काफी मतलब मैच नहीं करता, राइट। अगर वो हाई प्रेसिंग फुटबॉल बोलो, हाई मेटेलिक फुटबॉल बोलो, आप मतलब कुत्ते की तरह रन करना बोलो, एक हार्ड वर्किंग प्लेयर्स बताओ, राइट, बम्बार्ड करना बताओ, एक्साइटिंग फुटबॉल बताओ, वो रियल मैड्रिड कहने की खिलाता है। कहने की बार्सिलोना में कहने की थोड़ा बहुत सोफिस्टिकेटेड फुटबॉल चलता है, पोजीशन गेम चलता है, तिकी ताका थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन वो कहने की एडजस्ट अकॉर्डिंग टू मी नहीं होगा। रियल मैड्रिड कहने की योर्गन क्लॉप के लिए एक अच्छा क्लब हो सकता है, या फिर जर्मन नेशनल टीम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब देखना पड़ेगा, एक साल का एक वेट के बाद हम लोग देख ही पाएंगे योर्गन क्लॉप अपना जॉब कहाँ पे सिलेक्ट करता है। और योर्गन क्लॉप के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा 2-3 दिन के अंदर, अच्छा खासा रिसर्च करके, क्योंकि आप जानते हो योर्गन क्लॉप इज वन ऑफ द गुड मैनेजर इन द मॉडर्न फुटबॉल, राइट। उसके बाद हम लोग शिफ्ट करेंगे। कल एक मैच हुआ, रात को मैंने देखा, सो के मैंने देखा। बहुत सारे लोग बोल रहे थे, 2-3 मेरे दोस्त वगैरह बोल रहे थे कि वॉच अलॉन्ग करने का, लेकिन एकदम भी एनर्जी नहीं था। और मैं माँ कसम बहुत अच्छा हुआ मैंने वॉच अलॉन्ग नहीं किया, क्योंकि बहुत ही गंदा, बहुत ही गलीज गेम था। दैट इज एफए कप का गेम, टॉटनहम वर्सेस सिटी। मैंने बताया था कि सिटी वहाँ पे नैरो विन कर लेगा 2-1 से, लेकिन बहुत ही गंदा गेम था, बहुत ही बोरिंग गेम था। एंड सिटी ने बहुत बढ़िया तरीके से टॉटनहम को डोमिनेट किया। एंड एक भी शॉट शायद नहीं ले पाए टॉटनहम, लास्ट में शायद एक शॉट लिया था, राइट, ऑन द टारगेट एक शॉट, या आप एक ही शॉट ऑन टारगेट था, राइट, टॉटनहम का। पूरे मैच में सिटी कहने की छाया हुआ था, पोजीशन भी कंट्रोल कर रहे थे, गेम की कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन आउट एंड आउट कोई चांसेस क्रिएट नहीं हुआ। एक गोल हुआ था, लेकिन ऑस्कर बॉब का वो ऑफसाइड से गोल रूल आउट हो गया, राइट। उसके बाद पोजीशन रहा, कंट्रोल रहा, लेकिन कुछ चांसेस, आउट एंड आउट चांसेस बनी रह रहा था, राइट। ये भी एक चीज़ है कि सिटी ने गेम कंट्रोल तो किया, लेकिन डिफेंसिव वाइज टॉटनहम काफ़ी स्टेबल था कल, राइट, क्योंकि उनके जो 2 सेंटर बैक, क्रिस्टियन रोमेरो बताओ या फिर मिकी वैन डर बेन बताओ, वो वापस आ चुके हैं। उनके मिडफील्ड में बहुत सारे प्लेयर्स नहीं थे। मिडफील्ड में आप बताओगे कि विसुमा नहीं था, सार नहीं था, मेडिसन बेंच से आया 10 से 15 मिनट के लिए मेडिसन। तो कहने की टॉटनहम में बहुत सारे प्लेयर्स का मिसिंग था, और उसका कहने की मैच में इफेक्ट दिखा, क्योंकि फ्रंट लाइन में कोई कनेक्शन नहीं था, मिडफील्ड में कोई कनेक्शन नहीं था, डिफेंसिव लाइन थोड़ा स्टेबल था, क्योंकि डिफेंसिव लाइन में सारे प्लेयर आ चुके उनके। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिटी मुझे लगता था कि और भी ज्यादा डोमिनेट करना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, उतने इंटेंसिटी से नहीं खेला सिटी, क्योंकि एफए कप का गेम आपको पता ही है। एंड उसके बाद डोकू आया एज अ सब्स्टिट्यूट, जब मैच में कुछ नहीं हो रहा था, कुछ ज्यादा कुछ इंजेक्ट करने के लिए डोकू को सब्स्टिट्यूट किया गया। उसके बाद डी ब्रुनो आया, वहां से कहने की एंड एट द एंड ऑफ द डे एक कॉर्नर की मदद से मैन सिटी किसी तरीके से गोल स्कोर कर दिया और एफए कप में क्वालिफाई कर गया। तो सिटी का एक ट्रेवल अभी भी एक्टिव है, वो एफए कप में भी एक्टिव है, अभी प्रीमियर लीग में तो कहीं ना कहीं सिटी है ही, और यूसीएल में सिटी को आप जानते ही हो। तो एक और बार ट्रेवल हो सकता है, पेप गार्डियोला बैक टू बैक 2 ट्रेवल जीत सकते हैं। अब देखते हैं अगले एफए कप में मैच हमारा संडे को मैनचेस्टर यूनाइटेड को होगा, उसका भी वॉच अलॉन्ग वगैरह करेंगे। तो चलो उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत प्रीव्यू कर लेते हैं। 2 मैच है आज का, बार्सिलोना का एक मैच है वियारियल के खिलाफ, और रियल मैड्रिड का मैच है लास पाल्मास के खिलाफ, राइट। बार्सिलोना का मैच है, होम मैच है वियारियल के खिलाफ, और वियारियल को से एक मैच जीतना तो चाहिए बार्सा को, क्योंकि वियारियल 14 नंबर पे है, और बार्सा के पास अभी ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि बार्सा के पास सुपर कप नहीं लगा। बार्सा कोपा देल रे से एलिमिनेट हो चुका है। यूसीएल में मुझे नहीं लगता बार्सा जीत पाएगा, और अभी बार्सा के पास एक ही ट्रॉफी है, दैट इज ला लीगा। जावी को राइट कुछ ना देख के ला लीगा पे फोकस करना पड़ेगा, और ला लीगा एक ऐसा ट्रॉफी है जो जावी इस साल जीत सकता है, नहीं तो बार्सिलोना ट्रॉफीलेस जा सकता है। और इस बार बार्सिलोना ट्रॉफीलेस चला गया तो जावी तो गारंटी नहीं रहेगा, लेकिन बार्सिलोना के ऊपर ये एक इफेक्ट भी होगा, क्योंकि एक
खराब पैच में बार्सिलोना भी चल रहा है, एक पॉजिटिविटी की दरकार है बार्सिलोना के लिए और एक ट्रॉफी तो चाहिए। और मुझे लगता था कि कोपा दिल रे उखाड़ लेगा था अभी, लेकिन एथलेटिको बिल्बाओ के साथ एलिमिनेट हो गया। अब देखना पड़ेगा, यहाँ पे कैरेक्टर शो करने की जरूरत है, यहाँ पे कमबैक करने की जरूरत है। वियारियल के खिलाफ एक अच्छा खासा मार्जिन से जीतने की जरूरत है, क्योंकि बार्सा का ये होम गेम है और बार्सा के सारे प्लेयर्स तो बट ऑफ फिट है। पेड्री गाभी तो नहीं होगा, लेकिन एक पॉजिटिव न्यूज है, दैट इज टेर स्टेगन वापस आ चुके हैं। उनको पर्सनल ट्रेनिंग से, टीम से जो ट्रेनिंग होता है ऑफिशियल ट्रेनिंग, वहाँ पे दिखा गया एंड आई होप स्क्वाड में देखा जाएगा या फिर 1-2 मैच के अंदर टेर स्टेगन को आप देख पाओगे फील्ड पे, राइट। तो ये है बार्सिलोना का मेरा प्रेडिक्शन। बार्सिलोना का मैच क्या अगर मैं बोलूँ, देखो बार्सिलोना का मैच का भी थोड़ा गारंटी में नहीं लेता, क्योंकि इतना चीप गोल कंसीड करते हैं बार्सिलोना, दैट इज द मेन पॉइंट फॉर बार्सिलोना, राइट। क्योंकि 1-2 मिनट में गोल कंसीड करना, दैट इज अ वेरी बिग थिंग, राइट। लेकिन फिर भी वियारियल है, वियारियल इस साल उतना टच में नहीं है, उतना फॉर्म में नहीं है। वियारियल एक अच्छा टीम है, लेकिन इस साल का उनका फॉर्म उतना गारंटीड नहीं है। तो इस मैच का मैं प्रेडिक्शन देता हूं, दैट इज 3-1 फॉर बार्सिलोना। एक कंफर्टेबल विन होना चाहिए। और रात को एक मैच है, दैट इज रियल मैड्रिड का, वो थोड़ा टफ मैच होगा रियल मैड्रिड के लिए, क्योंकि लास पाल्मास के खिलाफ मैच है, दैट इज एवे मैच है। एंड लास पाल्मास इस सीजन बहुत ही अच्छा गेम खेलते हुए 7th या 8th पोजीशन पे है अभी, एंड एवे मैच है, तो कहने की मैड्रिड का एवे रिकॉर्ड उतना भी कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि अच्छे टीम के खिलाफ बोलो, ये रियल बेटिस के खिलाफ हम लोग ड्रॉ किए एंड उसके बाद जो बाकी एवे गेम था उसमें भी थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल लगे थे मैड्रिड। तो इस मैच में जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक और भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मैच में अगर जीतता है मैड्रिड तो 1 नंबर पोजीशन पे चला जाएगा, जिरोना को पीछे छोड़ के हम लोग 1 नंबर पोजीशन पे आ जाएंगे। तो ये मैच जीतना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजिकली भी एंड मैथमेटिकली, राइट। और इस मैच में अगर मैं बोलूँ, इंजरी रिपोर्ट तो कुछ नहीं है, आपको फुल टीम देखने को मिलेगा। मिडफील्ड में अगर फेडे वेलवार्दे बोलो, टोनी क्रूज बोलो, चुआमेनी तो वापस आ चुके हैं आराम से। एंड नैचो का थोड़ा बहुत क्वेश्चन मार्क हो सकता है, क्योंकि नैचो का पिछले मैच में थोड़ा बहुत इंजरी हुआ था, अब देखना पड़ेगा। अगर नैचो नहीं खेलता तो चुआमेनी सेंटर बैक खेल लेगा। एंड राइट बैक, लेफ्ट बैक सारे प्लेयर्स हमारे पास अवेलेबल है। और इस मैच में थोड़ा अगर मैं प्रेडिक्शन की बात बोलूँ तो दैट इज 2-1 फॉर नैरो विन फॉर रियल मैड्रिड। मैं 2-1 के नैरो विन के साथ जाना चाहूँगा एंड आई होप ये मैच हम लोग जीते, एक कैरेक्टर शो करें, क्योंकि एथलेटिको मैड्रिड से हम लोग हार के कोपा दिल से बाहर हुए, तो एक कैरेक्टर, एक कमबैक करने की जरूरत है हमारे लिए, राइट। एंड ये मैच जीतता है तो मैंने बोला कि नंबर 1 पोजीशन में हम लोग आ जाएंगे। नंबर 1 पोजीशन पर आएंगे तो एक कॉन्फिडेंस, एक बूस्ट मिलेगा, एक मोमेंटम मिलेगा मैड्रिड को, राइट। आने वाली यूसीएल में जो मैचेस होंगे उसका भी एक मोमेंटम मिलेगा कि हम ला लीगा पर लीड कर रहे हैं, राइट। तो दैट इज द होल थिंग। और हम लोग वॉच अलोंग करेंगे, बार्सा का मैच भी वॉच अलोंग करेंगे, मैड्रिड का मैच का भी वॉच अलोंग करेंगे। वॉच अलोंग में मिलते हैं एंड आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। सी यू, सायोनारा।